नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ है सुराव विधानसभा से अपना दल यस और बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर यमुना प्रसाद सरोज जी, जो कि मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और आज हम उनसे सुराव विधानसभा पे चुनावी चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद। सर, इससे पहले कि मैं अपने सवाल जवाब शुरू करूं आपसे, मैं ये जानना चाहूँगी कि मनोज तिवारी जी जो हमारे संपादक हैं वो आपके बहुत करीबी हैं, तो आप मनोज तिवारी टॉक शो को कैसा प्लेटफॉर्म मानते हैं? मनोज तिवारी जी हमारे करीबी नहीं हैं, उनका नेचर ऐसा है कि सबके करीबी है। अच्छा, तो कैसा प्लेटफॉर्म मानते हैं? तो उनका जो टॉक शो है वो बहुत बढ़िया है और बेबाक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वो दिखाते हैं और अच्छा लगता है कि निष्पक्ष तरीके से किसी भी चीज़ को समाज के सामने, जनता के सामने रखना बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके टॉक शो की पूरी प्रशंसा करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ और अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जब वो हमारे को शूट करते हैं, हमारे से इंटरव्यू लेते हैं, तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। धन्यवाद सर। सर, ये बताइए कि आप पिछले 5 साल से विधायक हैं और अब आप फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तब से अब तक की राजनीति में क्या बदलाव आपने देखा? राजनीति में बदलाव आते ये देखा जी कि पहले राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों हुआ करते थे, लेकिन इधर पिछले 5-7 वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ पक्ष ही पक्ष है, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष केवल दिखावे के लिए है, कोई मजबूत विपक्ष, जबकि राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है। जी। लेकिन कोई भी पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। कई गठबंधन एक साथ मिलकर भी भाजपा गठबंधन की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं नज़दीक भी नहीं टिकते, एनडीए के नज़दीक भी नहीं टिकते हैं। ये हमने देखा। इतना बड़ा परिवर्तन आया है आदरणीय मोदी जी के विकास यात्रा से, या विकास सोच जो है। अंतर्राष्ट्रीय जगत पर मोदी जी फेमस हुए हैं। एक भारत का प्रधानमंत्री ऐसा जो रहा जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में फेमस हुआ। कोरोना काल को लेकर अपने देश को कैसे बाहर निकाला है उन्होंने, ये एक उदाहरण है। ये इतिहास गवाह रहेगा हमेशा से। और जिस तरीके से उनकी सोच है आदरणीय मोदी जी की, और अंतिम पायदान पर, हिंदुस्तान के अंतिम पायदान पर रहने वाले गरीब से गरीब लोगों के लिए वो जब वो सोचते हैं, उनके लिए योजनाएं लाते हैं, तो आदमी ऐसा सोचता कि यार इस चीज़ के लिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जैसे अभी प्रधानमंत्री राशन योजना जब उन्होंने शुरू करी है, और इस समय तो महीने में 2 बार मिल रहा है। पहले लोगों से, गरीब लोगों से कहा जाता कि आपको वोट देना है, तो लोग कहते थे कि क्या वोट देंगे, क्या हमको खाना मिल जाएगा, क्या कोई हमको खाना थोड़ी दे देगा। लेकिन अब देखिए खाना भी मिल रहा है, हफ्ते में, महीने में 2 बार नमक तेल तक मिल रहा है। तो उन्होंने ऐसा सोचा खाना भी मिल रहा है। विपक्ष का तो कहना है कि ये जो खाना देते हैं ये खराब है, मतलब कि जो तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, चना मिलता है, ये सड़े चने होते हैं, नमक में शीशे होते हैं, तेल खराब क्वालिटी का होता है। उन्होंने तो वो भी न दिया, कभी खराब भी नहीं दिया, कभी शीशा और ये भी नहीं दिया। कभी दिए होते तब कहते, तब जाना जाता है। सर, अब अपना दल यस से विधायक है और जो कि अब बीजेपी गठबंधन में है। बीजेपी की राजनीति और अपना दल यस की राजनीति में बेसिक अंतर क्या आपको दिखता है? बीजेपी की राजनीति, अपना दल की राजनीति में अंतर ये है कि बीजेपी का अपना एजेंडा है जी, वो अलग है, और हमारे अपना दल का एजेंडा ये सामाजिक न्याय है। हमारा जो अपना दल है वो दलित, शोषित, वंचित समाज की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, और आरक्षण की रक्षा में जहाँ कहीं भी अनियमितताएं आ जाती हैं, उसमें उसकी लड़ाई हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी लड़ती है। जैसे आप देखिए कि 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू कर दिया गया था, तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने लड़ करके उसको 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली करवाया। सरकार ने स्वीकार भी किया, कहीं ना कहीं अनियमितता हो गई तो उसको स्वीकार भी किया।
बहुत दिनों से मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण की बात चल रही थी कि आरक्षण होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन अनुप्रिया जी ने बहुत दिनों से आवाज़ उठा रखी है इस चीज़ को। लेकिन अब देखो सरकार ने उसको स्वीकार किया, नीट की परीक्षा में आरक्षण हो गया। बहुत दिनों से केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालयों में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण नहीं था। हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने आवाज़ उठाई, सरकार ने इस बात को स्वीकार किया, हाँ सचमुच में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में दलितों पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए। और आज की डेट में इनमें 27% पिछड़ों का आरक्षण है, 15% SC का है, 7.5% ST का वो आरक्षण। ये हमारी नेता की देन है। बहुत सारे जैसे दलित समाज में पासी समाज है जिसका मैं भी विधायक हूँ। हमारे समाज की एक वीरांगना उदा देवी पासी थी। पासी समाज के महापुरुषों की बात कभी कोई पार्टी नहीं करती थी, लेकिन आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी ने संसद के अंदर उठाने का काम किया कि वीरांगना उदा देवी की वीर गाथा को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए, जिससे पूरा पासी समाज सम्मानित होगा। क्योंकि उन्होंने 1857 की लड़ाई में 36 अंग्रेजों को मार गिराया। जी जी। जब खूब लड़ी मर्दानी माँ तो झांसी वाली रानी थी, उनकी वीर गाथा गाई जाती है क्योंकि वो रजवाड़े घराने से थी। हालांकि बहुत वीर तो थी, उन्होंने इतिहास भी रचा, खूब लड़ी, सचमुच में लड़ी झांसी वाली रानी। लेकिन एक कभी कभी सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि जब वो रजवाड़े घराने से थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से उनकी वीर गाथा है। और वीरांगना उदा देवी पासी वो दलित समाज से थी, निचले तबके थी, इसलिए उनकी वीर गाथा नहीं है, गरीब समाज से थी। तो बहन अनुप्रिया पटेल जी गरीब समाज से, दलित समाज की जो वीरांगना थी उसकी बात को उठाने का काम किया। देखिए चौरसिया समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग में एक चौरसिया समाज है, वो भी पिछड़ा वर्ग ही है। तो क्या बीजेपी का तालमेल नहीं बैठ पाता है क्या अपना दल से इस मुद्दे पे? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में बैठे हुए लोग कानून जो बनाते हैं, कहीं ना कहीं अनियमितता आ जाती है उसमें। जो वहाँ से कुछ चीज़ें पास होती है उसमें अनियमितता आ जाती है। उस अनियमितता की लड़ाई हमारी नेता लड़ती है बहन अनुप्रिया पटेल। अब एक पढ़े लिखे विधायक हैं अपने क्षेत्र की, आपने बात विधानसभा में कब कब उठाई है? हमने विधानसभा हमेशा उठाते, जब भी विधानसभा चलती है लगभग हम उठाते हैं। हमने अभी उठाया था, हमारे क्षेत्र मऊआयमा में एक कताई मिल है। अच्छा। 3 बार हम उठा चुके कि कताई मिल शुरू होनी चाहिए, क्योंकि कई हजार लोग यहाँ पर जो है बेरोजगार हो गए हैं। हमने पुलिस भर्ती जो था उसमें अनियमितता हुई थी, उस पर आवाज़ उठाई थी। हमने महाराजा बिजली पासी का जो किला है उस पे लोग जो है वो संकुचित होता जा रहा है, लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं। तो महाराजा बिजली पासी के किले को हमने कहा कि इस किले को सरकार अधिग्रहित करके अपने संरक्षण में लेके उसका जो अतिक्रमण है उसको दूर कराएं और उसका सौंदर्यीकरण कराएं। ये भी हमने मांग करी। हमने वीरांगना उदा देवी पासी का 1 मार्च 2021 में हमने आवाज़ उठाई थी कि हमने भी विधानसभा में कि वीरांगना उदा देवी पासी की वीर गाथा को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। अनुसूचित जनजाति में एक बिहार जाति है, इसमें आदिवासी समाज। हमने मांग करी थी कि इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। जब उनको उसमें शामिल कर लिया जाएगा तो उनको भी अनुसूचित जनजातियों वाला जो सुविधाएं हैं उनको मिलने लगेगा। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हम उठाने का बजट जब सत्र आता है तो बजट के पक्ष में, सरकार के पक्ष में हम रखते हैं सरकार के। विधायक जी ये बताइए, कहा जाता है कि विधायक झगड़ा लगवाते भी हैं और शांत भी करवाते हैं, आपके बारे में ये बात कितनी सही है? हमारे बारे में इतनी सही है जी कि हम झगड़ा लगवाते ही नहीं है तो शांत करवाने का सवाल ही नहीं हो सकता। क्योंकि इतिहास गवाह है, पिछले 5 वर्षों में 2017 से 2022 में को लेकर के हमारी 16 विधानसभा में कोई भी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा। नहीं, कोई कहीं भी जो झगड़ा, कम्युनल झगड़ा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाया करते थे और पटेल यादव में झगड़ा हो जाया करते थे, पासी यादव में झगड़ा हो जाया करते थे। हमारे कार्यकाल में नहीं। ये बताइए विधायक जी कि जिस तरीके से इस समय नेता लोग समाजवादी पार्टी में जाना शुरू हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी के लिए या सरकार के लिए ये 2022 का चुनाव कुछ कठिन होने वाला है?
कोई कठिन नहीं होने वाला। वो तो हमने शुरू में ही कह दिया कि विपक्ष है ही नहीं। अच्छा। विपक्ष की भूमिका विपक्ष नहीं कर पाए। अब आप देखिएगा हाँ। जितने ये लोग हैं, हाँ। चाहे जयंत चौधरी जी हों, जी। चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, ठीक है ना, जी जी जी। जो भी सपा के साथ लोग गए हैं, या एक माता जी हैं, उनका तो अभी आगे ब्रेकअप होने लग गया कि अलग हो रहे हैं लोग। आप देखिएगा इलेक्शन के बाद ऐसे लड़ेंगे ये लोग, तुरंत ही अलग होंगे। आप देखिएगा, मैं आप लिख लीजिएगा चाहे। आरोप लगता आया है आपकी पार्टियों पे कि ये बिना हिंदू मुसलमान के राजनीति नहीं कर सकती है, और अब तो शुरू भी हो गया। तो ये बताइए, क्या इससे चुनाव में चीजें खराब नहीं होंगी, जैसे ताना बाना जैसा कुछ क्रिएट नहीं होगा? देखिए ऐसी बात नहीं, हमारी पार्टी अपना दल है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप गठबंधन में हैं। गठबंधन में होते हुए भी आपने देखा, अभी हमारी पहली जो सीट घोषित हुई है जी, रामपुर से, स्वार से, वहाँ पे हमने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम या मुस्लिमों को हम नजरअंदाज करते हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले बोला कि ये आरोप लगते आए हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप लगते आए हैं। विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है। अब बिना आरोप की राजनीति कहाँ होती है? आरोप और प्रत्यारोप ही तो का नाम राजनीति है। तो आप इससे कहाँ बच सकती हैं? तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जमुना जी के साथ अपनी इस राजनीतिक बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम डॉक्टर जमुना सरोज जी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये बताइए कि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इलाहाबाद, कौशाम्बी जैसे 4 सीटों में चुनाव भी लड़ने को है अपना दल। यस, तो ये बताइए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है इन चारों जगहों से जीत दिलाने की, क्योंकि चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं। जिम्मेदारी तो है ही है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी तो है ही है। कौशाम्बी में हमको लड़ना है, चायल जिताना है। जी जी। इलाहाबाद में, प्रयागराज में हमारी 3 सीटें हैं। प्रतापपुर है, सोराव है, 12 है। बगल के पड़ोस में प्रतापगढ़ में 2 सीटें हमारी है, प्रतापगढ़ सदर है, विश्वनाथ में। तो ये 6 सीटें हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं। तो एज ए प्रदेश अध्यक्ष दबाव तो हम पे ही है, टेंशन तो है ही है। लेकिन ये है कि जो समीकरण बन रहे हैं, समीकरण के आधार पे हमारी सीटें डिक्लेयर हो रही हैं। समीकरण को देखते हुए ही अब सारी सीटें जीतेंगे। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, करना पड़ेगा। अपने सोराव में मैनेजमेंट को ठीक करते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए अन्य सीटों पर भी हम जाने का प्रयास करेंगे, जब जैसे जैसे पार्टी आदेश करेगी जहाँ जहाँ। जी जी। और जब 5वें चरण का चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम 6ठे और 7वें चरण में भी जा करके प्रचार करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार जो है वो महंगाई और बेरोजगारी, इस 2 सेक्टर में बिल्कुल फेल है, और इसका क्या आपको नुकसान आने वाले चुनाव में नहीं समझ में आ रहा है कि काफी नुकसान होगा इस महंगाई और बेरोजगारी को लेके? देखिए, महंगाई समय के साथ में, महंगाई केवल एक चीज में नहीं है। ऐसा नहीं केवल एक ही चीज में। महंगाई तो समय के साथ में सब चीज में होती है। मुझे याद है, आप सोचेंगे कि देखिए टॉक शो में ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद है जब मैं बचपन में था तो 10 पैसे की 8 गोलगप्पे खाया था, 10 पैसे की। अच्छा, ठीक है ना। और आज मिल रही है 10 रुपए के 10 गोलगप्पे। तो आप कहते हैं हम तो महंगाई हो गई भाई। तो समय के साथ जो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ठीक है ना, तो उसको आप महंगाई का रूप दें तो क्या होगा? हर चीज को तो एडजस्ट करना ही है। अब बेरोजगारी पे क्या कहिएगा? बेरोजगारी तो उतना नहीं है जितना क्योंकि युवा में जितना हल्ला मचाया जा रहा है, युवा में काफी आक्रोश है, जितना हल्ला मचाया जा रहा है उतनी बेरोजगारी नहीं है। अच्छा। हमारी सरकार ने रोजगार भी दिया है। सड़कों की बात करें तो सरकार ने बोला था कि सड़क गड्ढा मुक्त होंगी, सड़क गड्ढा युक्त हो गई है। ऐसा आपके विधानसभा में दर्जनों सड़कें हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली सरकार हमारी रही है जिसने जो है पहले बनते ही गड्ढा मुक्त की जो है चलाया, स्कीम चलाया गड्ढा मुक्त होने का।
और बहुत पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें की गई। लेकिन गड्ढा मुक्त के बाद फिर चौड़ीकरण का अभियान चलाया गया, हाईवे का अभियान चलाया गया। आप बताइए, आप जिस हाईवे पे चल रही हैं, क्या ये बना था क्या? कितनी बार भाजपा की यहीं पे सोराव विधानसभा में आप चल रही हैं, हाईवे पे, प्रतापगढ़ हाईवे पे चल रही हैं। 10 साल जो है बसपा के विधायक रहे, उनकी सरकार थी, फिर सपा के विधायक रहे, उनकी सरकार थी। क्या ये कभी बना था क्या? तो आप सड़कों को तो आप मत कहिए, सड़कों पे तो आप कह ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े हाईवे बने हैं, इतनी सड़कें सोराव विधानसभा में हमारे पास रिकॉर्ड है। अच्छा। 421 करोड़ की सड़कें बनी हैं। अरे वाह। 421 करोड़ की सड़कें बनी हैं, शायद ही किसी विधानसभा में बनी है। तो आप सड़कों की तो बात ही मत करिए। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार आपने गीता पासी जी, जो कि उस टाइम पे बसपा प्रत्याशी थी, उनको आपने हराया था। इस बार वो फिर से आपके सामने है सपा प्रत्याशी होके। कितना कंपटीशन मानते हैं, जबकि किसी जमाने में आप भी गीता पासी जी के साथ ही रहे हैं, बसपा के आप भी नेता रहे हैं। देखिए, गीता पासी जी अब क्या कहें, महिला हैं जो है, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, हम पार्टी को कहेंगे। वो क्या है, कोई भी पार्टी नहीं छोड़े जिससे वो नहीं लड़ी है। अच्छा। तो जनता देख रही है, ये जनता हमारे सोराव की तो सब जानती है ना। जी जी जी। भाई आप सपा से भी, बसपा से भी आ चुकी है, एक बार अपना दल से भी लड़ चुकी हैं ये। अच्छा, आपको शायद याद हो। अपना दल से भी लड़ चुकी हैं, और उसके बाद बसपा से भी आ चुकी हैं, और अब सपा से आ गई हैं। तो अगली बार, अब इस बार हार जाएगी तो हो सकता है अगली बार किसी और पार्टी से आए। तो हर बार ही पार्टी बदलती रहती हैं, तो कहीं भी स्थायी नहीं है, ये जनता जानती है। तो आप इनको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं कि? बिल्कुल नहीं मानते। ये बताइए, आप सोराव विधानसभा से विधायक भी हैं, फिर से लड़ने जा रहे हैं, फिर से विधायक होने जा रहे हैं। आपको अभी सोराव की विधानसभा में क्या समस्याएं दिखती हैं? समस्या है मैडम, सबसे ज़्यादा पेयजल की समस्या है। अच्छा। क्योंकि सरकार ने पहले साल में हैंडपंप दिया था, उसके बाद जल जीवन मिशन शुरू किया जी। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन चूंकि उसको आने में समय लग रहा है जी। हर घर को नल से जल की जो है व्यवस्था हमारी सरकार करने जा रही है। जब तक ये योजना बिल्कुल धरातल पे नहीं आ जाती, तब तक पेयजल की समस्या हमारे विधानसभा में है। तो अगर आप अगले पंचवर्षीय फिर से बन जाते हैं, इस बार अगर आप फिर से विधायक बन जाते हैं, तो आप सोराव के लिए सबसे पहला कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे? अब मैं सोचूंगा, अगर ये हर घर को नल से जल की योजना मैं देखूंगा, अगर देरी है तो मैं पेयजल की संकट को दूर करने का प्रयास करूंगा निधि से। अच्छा, ठीक है ना। और उसके बाद हमारी विधानसभा में शिक्षण केंद्र कम है। अच्छा। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मैं इस बार दृढ़ संकल्प हूँ। महिला डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज महिला, पॉलिटेक्निक है, मेडिकल कॉलेज है, आश्रम विद्यालय है। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रयागराज जो है ISPCS कंपटीशन के मामले में एजुकेशन हब माना जाता है, तो मैं चाहूँगा कि कोचिंग सेंटर भी 1-2 हमारे विधानसभा में रहें, जिससे बच्चे तैयारी कर सकें। तो इसलिए शिक्षण संस्थाओं पर मैं इस बार ज़्यादा जोर दूंगा। विधायक जी, ये बताइए कि इस डबल इंजन की सरकार में आपके वो कौन से काम जो आपके लिए यादगार हो गए हैं? हमारे लिए यादगार हो गए हैं हमारी विधानसभा में जी, बिल्कुल आपके हमारी विधानसभा में यादगार हुए। एक स्टेडियम 55 एकड़ का बहुत बड़ी योजना है, और मुझे लगता है उसको पूरा होने में समय भी लगेगा। और मेरा ये सपना है कि अगला पंचवर्षीय अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे सामने ये योजना बन जाए, तैयार हो जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन हो। इसका बहुत बड़ी योजना है। और एक कृषि अनुसंधान केंद्र छाता में हमारे विधानसभा वो बन रहा है। ये दोनों हमारी यादगार योजनाएं हैं, जो बहुत बड़ी योजनाएं हैं। तो ये बताइए, क्या मैं ये समझूं कि मैं अब आपका अगली बार जब इंटरव्यू लूं तो आपको मैं एक मिनिस्टर के रूप में अपने सामने बैठा पाऊंगी? देखिए, हर इंसान, हर विधायक जो लड़ रहा है, हर वो चाहता है कि हम विधायक के लड़ने के बाद, जीतने के बाद मिनिस्टर ही बन जाए, ठीक है ना। जी जी। तो लेकिन वो मिनिस्टर 2 चीज़ में बनेगा। एक तो उसकी पार्टी की इच्छा होनी चाहिए जी, ठीक है ना जी। उसने पार्टी में कितना काम किया, कितना उसका समर्पण रहा है, उस आधार पे पार्टी मिनिस्टर बनाती है। तो हमारी पार्टी को अगर लगेगा कि इन्होंने पार्टी में
योगदान दिया है, पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं, पार्टी के लायल व्यक्ति है, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं, उनको लगेगा तो हमारे भी नंबर आ ही जाएगा। चलिए ठीक है। ये बताइए विधायक जी कि इस समय जैसे कि आचार संहिता लग चुकी है, आप लोग रैलियां उस तरीके का इंटरेक्शन पब्लिक से नहीं कर पाते जैसे पहले कर लिया करते थे चुनाव के दौरान, तो इस लिहाजे आप मीडिया का क्या रोल मानते हैं जनता तक पहुंचने के लिए? देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस समय, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो जी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। विशेषकर सोशल मीडिया का तो इस समय बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ जहाँ मीटिंगें हो रही हैं, अपनी बात को वीडियो कॉल के माध्यम से लोग पहुँचाना, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, फ़ोटोज़ के माध्यम से पहुँचाना कि हम ये कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, अपने मैसेज को देना। और मैसेज देने के 2-3 तरीके हैं, जैसे कि मतलब कि व्हाट्सअप है, जी जी, ठीक है ना, ट्विटर है, फेसबुक है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम है। तो ये कई तरीके के हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें लोग दे रहे हैं, प्रचार प्रसार इससे कर ही रहे हैं। उसके बाद अब LED वैन घूम रही है, LED वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको देखते हुए दिक्कत तो आ रही, परेशानी तो आ रही है, अपना मैसेज जन जन तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। अब सोचो, जहां शिक्षित गरीब जनता है, जी जी, जिनके यहाँ मोबाइल नहीं है, हाँ, तो उनके तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। कभी 1000-1000, 2-2, 3-3 हज़ार की जब मीटिंगें हुआ करती थी, बड़े बड़े नेता आकर के पार्टियों की बातें रखा करते थे, लोगों के जहन में आ जाता था, हाँ ये क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं जी। अब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, मोबाइल उनके हाथ में है नहीं है, लैपटॉप उनके हाथ में है नहीं है, तो वो सही लोकतंत्र की तरफ नहीं जा पाएंगे, सही इंसान को वोट भी नहीं दे पाएंगे। वहाँ उनका वोट जो तथाकथित लोग, लोकतंत्र का ठेका लेने वाले लोग, तथाकथित लोग हैं, उनके कहने में वो कह दिए कि फला जगह वोट दे दो, मजबूरी में उनको वोट देना पड़ेगा। और जब बड़ी बड़ी रैलियाँ होती तो उनके तक लोग पहुँचते थे, तो वो भी अपने विचार सुनते थे सब और फिर निर्णय लेते थे कहाँ देना। लेकिन एक लहजे से तो ये भी देखिए ना कि रैलियां होती थी, इतनी गैदरिंग होती थी, लेकिन आज एक माध्यम सोशल मीडिया है कि हाँ, हम कुछ इलाकों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पिछड़ा इलाका, वहाँ में भी फ़ोन नहीं हो सकता, लेकिन आजकल तो हर एक युवा बच्चे के पास भी फ़ोन होता है, तो शायद लोगों तक बात पहुँचाना ईजी हो गया है पहले से। हाँ, 60%, 70%, लेकिन फिर भी 20-30% में बच जाता है। विधायक जी, ये बताइए कि काम तो बहुत बढ़ गया है, चुनाव क्योंकि अभी 7 तारीख से शुरू ही हो जाने हैं, है ना, तो आप अपने परिवार को कितना वक्त दे पाते हैं इधर बीच? मैडम, परिवार को कम समय दे पा रहे हैं। पार्टी की जिम्मेदारी और चुनाव की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अभी तो समय कम ही दे पा रहे हैं। और वैसे मैं परिवार में दिन में भी वैसे भी कम समय दे पाता था, क्योंकि मैं विधायक बनने के बाद घर नहीं बैठा कभी। अच्छा। हमेशा क्षेत्र में रहा हूँ, या तो मैं अपने क्षेत्र में रहा हूँ या कि पार्टी कामों से दूसरे जनपदों में रहा हूँ। हमेशा मैं 24 घंटे मैं काम करने वाले में से हूँ। अच्छा। हाँ, तो लेकिन ये है कि परिवार को वक्त नहीं दे पाते थे, और अब तो खैर इलेक्शन है। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि रात जो है परिवार का ही है। बिल्कुल सर। भले लेट नाइट पहुँचे, लेकिन पहुँचते हैं, पहुँच जाते हैं। जी। चलिए, ये बताइए सर कि अनुप्रिया पटेल जी मुख्यमंत्री कब बन रही हैं? जब हमारा दलित शोषित पिछड़ा समाज ये समझ जाएगा कि अनुप्रिया पटेल ही एक ऐसी नेता है जिनके मुख्यमंत्री बनने से केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। अच्छा। उस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। चलिए, तो आप हमारे मनोज भाई टॉक शो के जरिए अपनी सुराव की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सुराव की जनता से कहना चाहेंगे कि आप जो है, एक बार आपके सामने फिर आया हूँ, आपकी अदालत में फिर से आया हूँ। आपका पढ़ा लिखा विधायक हूँ, शिक्षित विधायक हूँ, विनम्रता है, हमेशा आपके साथ रहा हूँ, आपके चरणों में रहा हूँ, आपका सेवक हूँ मैं।
कुछ गलतियां मेरे पिछले कार्यकाल में हुई हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मैं नया नया विधायक बना था और कुछ अनुभव भी नहीं था कि कैसे मैनेज करना चाहिए क्षेत्र को, पार्टी को, परिवार को, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए, वो अनुभव नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे अनुभव हो गया है और निश्चित रूप से पिछली गलतियों को क्षमा करते हुए आने वाली 27 फरवरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा कप और प्लेट का बटन दबा करके दोबारा से विधायक बनाने की कृपा करें। हम अधूरे कामों को करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं और निश्चित रूप से वादा करते हैं कि इस बार हम शिकायत नहीं देंगे। आप धन्यवाद सर, आपका कीमती वक्त देने के लिए हमारे टॉक शो का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने सुना, सोरांव विधानसभा से अपना दल यस और बीजेपी के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर यमुना प्रसाद सरोज जी थे ये, जिन्होंने बताया कि जो उनके कार्यकाल, पिछले कार्यकाल में गलतियां कुछ हुई होंगी, वो अब आगे वाले कार्यकाल में वो नहीं दोहराएंगे। उन्होंने सोरांव की जनता से अपील की कि वो उन्हें वोट करे, वो उन्हें एक दोबारा मौका दे, ताकि वो सोरांव के जो पेयजल के मामले हों, चाहे वो बेरोजगारी को लेके मामले हों, चाहे स्टेडियम बनवाना हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के मामले हो, वो सब शिकायतें दूर करेंगे। तो हम आपको ऐसे ही नेता लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।